देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़ गए हैं। अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दाम में एक बार फिर 80 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 101 रुपए प्रति लीटर तो डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 9 दिनों में 8वीं बार बढ़ी हैं और इस तरह 8 दिन में पेट्रोल पर 5 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 5 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर तक बढ़ गई है। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पिछले 9 दिन में किस तरह से आपकी जेब को झटका लगा है वो हम आपको बता रहे हैं। आज फिर पेट्रोल डीजल के दाम 80 पैसे के करीब बढ़ गए हैं और 9 दिन में 8वीं बार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। दिल्ली में पेट्रोल और डीजल दोनों के ही दामों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो इन दिनों लगातार बढ़ती महंगाई ने लोगों का बुरा हाल कर दिया है। पेट्रोल डीजल के जो दाम हाल में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव तक नहीं बढ़ रहे थे, चुनाव के नतीजे आते ही दनादन ये रेट बढ़ने लगे। नतीजा ये हुआ कि खाने पीने की चीजों की बढ़ती कीमतों से त्रस्त लोगों पर पेट्रोल डीजल की महंगाई ने अब डबल अटैक कर दिया है। तो आम लोगों पर महंगाई का नॉन स्टॉप अटैक जारी है। हर दिन जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। देश के ज्यादातर शहरों में पेट्रोल 100 के पार पहुंच चुका है। पिछले 8 दिनों से जारी बढ़ोतरी के बाद राजधानी दिल्ली में भी अब पेट्रोल की कीमतों की सेंचुरी पूरी हो गई। बजट तो बहुत बिगड़ता जा रहा है और काफी बजट बिगड़ चुका है लोगों का। अब पेट्रोल डीजल पे अगर पैसे बढ़ेंगे तो हर चीज पे पैसे बढ़ेंगे। एक हफ्ते में टंकी फुल होता था 2700-2800 का, अभी होता है 3300-3400 का। इलेक्शनों से पहले कुछ नहीं था, जब तक इलेक्शन नहीं हो लिए उससे पहले कुछ नहीं था। जब इलेक्शन का रिजल्ट आ गया उसके बाद इन्होंने बढ़ाने शुरू कर दिया। दाम बढ़ना शुरू होने से पहले 21 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था। 22 मार्च से दाम बढ़ने शुरू हुए। पहले 2 दिन यानी 22 और 23 मार्च को 80-80 पैसे प्रति लीटर बढ़ गए, जिससे पेट्रोल 97 रुपए पर पहुंच गया। फिर एक दिन छोड़कर 25 और 26 मार्च को फिर से 80-80 पैसे बढ़े, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 98 रुपए 61 पैसे हो गया। 27 मार्च को 50 पैसे और 28 मार्च को 30 पैसे की बढ़त के साथ ही दाम 99 रुपए 41 पैसे हुआ और मंगलवार को फिर 80 पैसे बढ़ते ही पेट्रोल 100 के पार चला गया। इससे पहले करीब 4 महीने पहले दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ज्यादा हुए थे। तब दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को करीब 8 रुपए कम किया था। उसके बाद से 5 राज्यों में चुनाव के कारण पूरे देश में कहीं भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए गए, इसीलिए लोग राहत में थे। फिर यूक्रेन में जंग शुरू हुई और कच्चे तेल के दाम आसमान छूने लगे, लेकिन तब भी तेल कंपनियों ने दाम नहीं बढ़ाए क्योंकि चुनाव खत्म नहीं हुए थे। चुनाव खत्म होने के बाद अब कच्चे तेल का दाम फरवरी की तुलना में कम हो रहा है, लेकिन तेल कंपनियां अपने 4 महीने के नुकसान की भरपाई में जुट गईं। इसीलिए हर दिन पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं। थोड़ा पगार बढ़ ही नहीं रहे, अब पेट्रोल का भाव इतना बढ़ रहा है। अभी हमको मलाड से अंधेरी आना पड़ता है लड़की के लिए, पगार इतना नहीं है, इतना ट्रैवलिंग खर्चा में निकल जाता है, क्या करेंगे। अरे बहुत लगातार ही बढ़ रहा है, जब से चुनाव बीता हुआ है ना तब से ऑटोमेटिक बढ़ते ही जा रहे हैं। 22 मार्च के बाद से 7 दिनों में हुई बढ़ोतरी के बाद देश भर में पेट्रोल डीजल करीब 5 रुपए महंगा हो चुका है, लेकिन अलग अलग जगहों पर अलग अलग वैट और भाड़े के कारण कई शहरों में पेट्रोल नए रिकॉर्ड बना रहा है। जैसे राजस्थान का गंगानगर, यहाँ पेट्रोल और डीजल की कीमत पूरे देश में सबसे ज्यादा है। गंगानगर में डीजल भी 100 रुपए से ऊपर जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ किसान से लेकर कारोबारी तक सब परेशान हैं। रेट ज्यादा लगाने की वजह से पेट्रोल वोट से ज्यादा 5 या 6 रुपए ज्यादा है राजस्थान में। पूरे भारतवर्ष की बात की जाए तो सबसे ज्यादा तेलों का रेट श्री गंगानगर में है। आज पेट्रोल डीजल 101 रुपए और पेट्रोल 118 रुपए के लगभग चल रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के बालाघाट में डीजल 100 के करीब और पेट्रोल 115 रुपए तक पहुंच गया है।
बालाघाट जिला छत्तीसगढ़ की सीमा पर है, जहां पेट्रोल की कीमत यहां से करीब 8 रुपए कम है। इसीलिए कुछ लोग तेल भराने छत्तीसगढ़ पहुंच जाते हैं। सवाल सिर्फ तेल की महंगाई का नहीं, डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट के कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है, जिस तेजी से दाम बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए उन्हें भी अब अपना किराया बढ़ाना पड़ेगा, जिसका असर हर उस सामान के दाम पर पड़ेगा जिसकी ढुलाई होती है। तेल और पेट्रोलियम पदार्थों की बढ़ती कीमतों को लेकर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। दबाव बनेगा। अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है, लगातार आम आदमी का जीवन इन्होंने दूभर कर दिया है। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर जाने पर कांग्रेस ने ट्वीट किया, पेट्रोल हो गया 100 के पार, कर रही डकैती ये सरकार। कांग्रेस के नेता संसद में भी महंगाई पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। स्पीकर की मौजूदगी में ये तय हुआ था कि हाँ, ये चर्चा होना चाहिए, क्योंकि महंगाई के मार से हिंदुस्तान के आम लोग मतलब तड़पते हैं, तिल तिल कर तड़पते हैं हिंदुस्तान के आम लोग। मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र, राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा, बंगाल सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कीमत वहाँ पे है। संवेदनशील तो जनता की नहीं दिख रही है, केवल केंद्र को बदनाम करने की वजह से वहाँ के लोगों को लगे कि यहाँ पेट्रोल बहुत महंगा है। उन्हीं 3 स्टेटों में पेट्रोल महंगा क्यों है? अपने गिरबान में कांग्रेस झांके पहले। सत्ता पक्ष के नेताओं के बयानों से साफ है कि तेल के बढ़ते दामों से राहत के फिलहाल कोई आसार नहीं, यानी आने वाले दिनों में आम जनता पर महंगाई की मार और बढ़ने वाली है। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीती रात सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर के रैनावरी इलाके में देर रात मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के 2 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों के पास से पुलिस को हथियार, गोला बारूद के साथ साथ कई और संदिग्ध सामान भी मिला है। पुलिस ने बताया कि मारे गए दोनों आतंकी घाटी के ही रहने वाले थे और कई नागरिकों की हत्या की घटनाओं में शामिल रहे थे। एक आतंकी के पास से मीडिया का आईडी कार्ड भी मिला है। पांचों राज्यों में मिली करारी शिकस्त के बाद जहां कांग्रेसी खेमे में हलचल है, कपिल सिब्बल जैसे असंतुष्ट नेता नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनसीपी ने यूपीए की कमान शरद पवार को सौंपने की मांग कर कांग्रेस की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। जिनकी अनुमति हो वो हाथ उठाकर अनुमति दे दे, तो पवार साहब ही, आप सबका धन्यवाद, पवार साहब ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते हैं। और मैं महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस की तरफ से आप सभी को गवाही देता हूँ। यूपीए की लगातार होती हार, नया अध्यक्ष बनाने की उठने लगी है मांग। बड़ा सवाल, क्या पवार होंगे 2024 में विपक्ष के पीएम उम्मीदवार? एनसीपी की युवा इकाई है राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस। दिल्ली में इसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया। एबीपी न्यूज ने इस मुद्दे पर बात की राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरज शर्मा से। आज जिस तरीके से देश में जो स्थिति बनी हुई है, जिस प्रकार से युवाओं को के मन में एक नफरत का जहर घोला जा रहा है, आज देश में जरूरत है शरद पवार साहब जैसे एक व्यक्ति की। तो हमें लगता है, हमारे सारे युवा साथियों की ये मांग थी कि पवार साहब को सभी क्षेत्रीय दलों को, सभी समवैचारिक पार्टियों को साथ में लाके अब उनके ऊपर एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होनी चाहिए। वहीं एनसीपी नेता माजिद मेनन का कहना है कि कांग्रेस में खुद अंदरूनी विवाद है, इसलिए कांग्रेस अब यूपीए की कमान संभालने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो यूपीए का नेतृत्व कर सके, इसलिए कि उसके अपने घर में कुछ विवाद चल रहे हैं। इन हालात में सबसे ऊंचे कद का एक ऐसा नेता जिसकी छवि देश भर में हो और जिसका ग्रास रूट में भी पकड़ हो, वो शरद पवार के सिवा कोई और नजर नहीं आता। ये मांग क्यों उठ रही है?
जरा इसकी तह में जाते हैं। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी 2004 से ही यूपीए की अगुवाई कर रही हैं, जिसकी अध्यक्षता में यूपीए ने 2 बार केंद्र में सरकार बनाई। लेकिन 2014 में हाथ से सत्ता फिसलने और फिर 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के सामने मिली लगातार दूसरी हार के बाद विपक्षी खेमे में नेतृत्व को लेकर गांधी परिवार पर सवाल उठने लगे हैं। बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद ममता बनर्जी के राष्ट्रीय भूमिका में आने की संभावना जताई जाने लगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव भी विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन इन नेताओं का नेतृत्व कांग्रेस शायद ही स्वीकार करे। ऐसे में शरद पवार को यूपीए का चेहरा बनाने की मांग उठती रहती है। कुछ वक्त पहले शिवसेना ने पवार के नेतृत्व की पैरवी की थी। बहरहाल एनसीपी की इस मांग पर कांग्रेस सहज नहीं नजर आ रही है। हिंदुस्तान में कांग्रेस का अस्तित्व, पैन इंडिया एग्जिस्टेंस, उसके आसपास भी दूसरी कोई पार्टी जा नहीं सकती। और 15 साल से जो एक सफलतम नेतृत्व सोनिया जी ने दिया है यूपीए को, वो अभेद्य है। नेतृत्व बदलने की मांगों के बीच एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एनसीपी शरद पवार को 2024 लोकसभा चुनाव में विपक्ष के प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश करना चाहती है। बात यहाँ पे प्रधानमंत्री की नहीं है। बात इस वक्त ये है कि कोई ऐसी शख्सियत चाहिए जो सभी लोगों के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा सके। आपने देखा है सभी क्षेत्रीय दलों से, सभी लोगों से, इवन कांग्रेस के साथ भी उनका एक बहुत ही एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। सब लोगों का ये मानना है कि शरद पवार साहब के तजुर्बे की अब इस देश को जरूरत है। इन सवालों पर खुद पवार की प्रतिक्रिया का इंतजार है। देखिए, विपक्ष और सहयोगी भले ही कांग्रेस को कमजोर आंक रहे हों, लेकिन कांग्रेस जबरदस्त वापसी की तैयारी कर रही है। क्या है कांग्रेस का ये वापसी वाला प्लान, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। 2024 के चुनावी समर में बीजेपी के मुकाबले पार्टी को तैयार करने के लिए कांग्रेस अपने किले को मजबूत करने का काम कर रही है। करोड़ों लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। 5 महीनों से बड़ा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है, जो 31 मार्च को खत्म होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 4.5 करोड़ लोग कांग्रेस के सदस्य बने हैं। अब पार्टी का सदस्य बनाने के लिए जो प्रक्रिया है, उसमें पर्ची वाली पुरानी व्यवस्था भी मौजूद है और नया डिजिटल तरीका भी। कांग्रेस के भीतर इस डिजिटल मेंबरशिप की खूब चर्चा है। सूत्रों के मुताबिक 5 महीने के दौरान पर्ची के दौरान कांग्रेस ने 3 करोड़ नए सदस्य बनाए, तो शुरुआती 40 दिनों में ही डिजिटल मेंबरशिप से 1 करोड़ 30 लाख नए सदस्य बन चुके हैं। कांग्रेस में डिजिटल मेंबरशिप अभियान की अहमियत ये है कि इसकी शुरुआत में राहुल गांधी ने खुद डिजिटल तरीके से कांग्रेस की सदस्यता ली थी और अब सूत्रों के मुताबिक आने वाले दिनों में प्रियंका गांधी भी डिजिटल मेंबरशिप लेने वाली हैं। अब जानिए कि कांग्रेस ने जो 4 करोड़ से ज्यादा नए सदस्य जोड़े हैं, उनमें देश के किस किस वर्ग के कितने लोग शामिल हैं। पार्टी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 42% महिलाओं ने डिजिटल सदस्यता ली, जबकि 58% ने पर्चे के जरिए। इसी तरह 47% युवाओं ने डिजिटली जुड़ना पसंद किया। 18% सामान्य वर्ग, 32% ओबीसी, 21% अनुसूचित जाति, 12% अनुसूचित जनजाति के, 10% अल्पसंख्यक वर्ग के हैं, जबकि 4% आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं। डिजिटल मेंबरशिप की शुरुआत इसी साल फरवरी महीने में तेलंगाना से हुई थी। फिलहाल ये 16 प्रदेशों में चल रही है। इस अभियान में फिलहाल दक्षिण भारत का पलड़ा भारी दिख रहा है और तेलंगाना टॉप पर है। सूत्रों के मुताबिक पर्ची वाले सभी सदस्यों को भी डिजिटल रजिस्टर में शामिल करने का टारगेट है। पार्टी का अनुमान है कि 31 मार्च की निर्धारित सीमा तक कांग्रेस में पर्ची से करीब 4 करोड़ और डिजिटल तरीके से करीब 2 करोड़ सदस्य बन सकते हैं। यानी अब तक जो 4.5 करोड़ का आंकड़ा है, वो 6 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये आंकड़ा 5 साल पहले हुए कांग्रेस के सदस्यता अभियान की तुलना में दोगुना है। डिजिटल सदस्यता अभियान को कांग्रेस के भीतर गंभीरता से लिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने तो हाल ही में एक अहम बैठक के दौरान ये तक कह दिया कि विधानसभा चुनाव में टिकट सिर्फ उन्हीं को दिया जाएगा जिन्होंने अपने इलाके के हर बूथ पर डिजिटल मेंबरशिप चलाई हो।
और अब बात बिहार की, जहां फिर से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है। इस बार एक बीजेपी विधायक के बयान से जेडीयू को मिर्ची लग गई है। ये बयान ऐसा है कि नीतीश को भी नाराज ये बयान कर सकता है। लेकिन जो हमारी स्थिति है बिहार में, मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। सुझाव मांगा जाएगा तो मैं तो तारकिशोर जी से बहुत खुश रहता हूँ, बहुत काम करते हैं। ऐसे बड़बोले नेता जो अनाप शनाप का बयान देते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं। ये है बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी विधायक विनय बिहारी, जिनके एक बयान से बिहार एनडीए में सियासी भूचाल आ गया है। विनय बिहारी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बिहार में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जो है इस पोजीशन में है कि उसके बगैर सरकार चलाना संभव नहीं है, और इस बात को बीजेपी के भी लोग जानते हैं और जदयू के भी लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारी स्थिति है बिहार में, मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। विनय बिहारी यही नहीं रुके, बीजेपी के सीएम का नाम भी आगे कर दिया। सुझाव मांगा जाएगा तो मैं तो तारकिशोर जी से बहुत खुश रहता हूँ, बहुत काम करते हैं। लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व ही इस पर कुछ बोल सकता है, मुझे बोलने का मौलिक राइट नहीं है। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक विनय बिहारी के इस बयान के बाद बिहार एनडीए में बवाल मच गया है। जेडीयू ने विनय बिहारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उन पर कार्रवाई की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड एवं बीजेपी का एक नेचुरल अलायंस है, और यह अलायंस आज से नहीं लंबे वर्षों से चला आ रहा है। बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता द्वारा कुछ इस तरह का बयान देना जो गठबंधन को नुकसान पहुंचाता हो, जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा करता हो, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। बिहार में जब से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का बीजेपी में विलय हुआ है और बीजेपी 77 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तभी से बीजेपी में अंदर खाने अपना सीएम बनाने की बात हो रही है। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि नीतीश पाला बदलने में माहिर है। पलक झपकते ही मकान हुआ जमींदोज। एक झटके में धराशायी हुआ घर। अवैध निर्माण पर योगी का चला बुलडोजर। शिवराज मामा ने भी आरोपियों पर कसा शिकंजा। जब से योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली है, तभी से भूमाफियाओं पर योगी बाबा का बुलडोजर पार्ट 2 शुरू हो गया है। ये तस्वीरें आई हैं यूपी के बरेली से, जहां बीडीएस सरकारी कॉलोनी बना रहा है और जमीन का मुआवजा भी जमीन मालिकों को दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी लोगों ने जमीन पर कब्जा कर वहां अपने मकान बना लिए थे। प्रशासन को जैसे ही इसकी खबर मिली, चल पड़ा योगी जी का बुलडोजर। करीब 17 करोड़ 50 लाख कीमत की जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ था, जिसको प्रशासन ने भूमाफियाओं से मुक्त कराया। ऐसी ही तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद से भी आई हैं। गाजियाबाद के लोनी इलाके में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। यहाँ पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर बुलडोजर चलवाकर अवैध निर्माण को गिरा दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश बिल्कुल साफ है कि उनके राज में भूमाफियाओं के लिए कोई रियायत नहीं है, फिर चाहे वो अतीक अहमद हो या कोई भी भूमाफिया। उधर एमपी में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अपराधियों पर बुलडोजर से प्रहार करने में लग गए हैं। शिवराज मामा ने साफ कह दिया है कि उनके राज्य में आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा।
विदिशा जिले के शमशाबाद में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा, साथ ही उसके घर पर बुलडोजर भी चलाया। दिनांक 28 मार्च को शमशाबाद थाना अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ दशकत किया गया, जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आज पुलिस एवं प्रशासन द्वारा उक्त आरोपी के मकान को ध्वस्त किया गया। पुलिस की गुंडा विरोधी अभियान लगातार जारी रहेगा। बताया जा रहा है कि आरोपी ने अपने ही दोस्त की बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज के निर्देश पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके मकान और संपत्ति को नष्ट किया जा रहा है। बात कोरोना की कर लेते हैं, जो दुनिया को एक बार फिर से डरा रहा है। यूरोप से लेकर जापान तक कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। खासकर चीन में जहां से कोरोना की शुरुआत हुई थी, वहां पर काफी लोग इसके घेरे में आ गए। ये है चीन का खूबसूरत शहर शंघाई। ये शहर अपनी आलीशान इमारतों, शानदार सड़कों और जिंदा दिल लोगों के लिए जाना जाता है। शंघाई को ग्लोबल फाइनेंशियल हब भी कहते हैं। लेकिन इन दिनों शंघाई बड़ी मुसीबत में है। शंघाई की सड़कें सूनी पड़ी हैं और करीब 2 करोड़ 60 लाख लोग घरों में बंद हैं। ऐसा कोरोना की नई लहर की वजह से हुआ है। चीन में तेजी से फैलते ओमिक्रॉन की वजह से शंघाई में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है। लोगों को बस कोरोना टेस्टिंग के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत है। मंगलवार को शंघाई में रिकॉर्ड 4,477 नए कोरोना के मामले दर्ज होने के बाद हड़कंप मच गया। शंघाई एक्सपो सेंटर की ये तस्वीरें देखकर आपको स्थिति की गंभीरता का अंदाजा होगा। इस आइसोलेशन सेंटर में 6,000 मरीजों के इलाज का इंतजाम किया गया है। यही नहीं, शंघाई के बड़े बड़े स्टेडियम्स को भी कोविड केयर सेंटर में बदल दिया गया है। शंघाई प्रशासन जीरो कोविड पॉलिसी के तहत पूरी आबादी का कोविड टेस्ट करने में जुटा है। चीन में सिर्फ शंघाई ही नहीं, बड़े प्रांत इन दिनों कोरोना की भयंकर लहर से गुजर रहे हैं। ये हाल तब है जब चीन में 87% लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी ओमिक्रॉन का BA.2 वेरिएंट यानी स्टेल्थ ओमिक्रॉन लोगों को अपनी जद में ले रहा है। चीन के अलावा दक्षिण पूर्वी एशिया के कई और देश इन दिनों कोविड की लहर का सामना कर रहे हैं। इसमें जापान, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया की हालत सबसे खराब है। साउथ कोरिया में तो पिछले 24 घंटे में 3,47,374 नए केस सामने आए हैं, जबकि 237 लोगों की जान गई है। यही हाल यूरोप के देशों का भी है। फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, नेदरलैंड्स, इटली, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। फ्रांस में तो फिर से स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो गई है। भारत में भी कोरोना की नई लहर का खतरा बना हुआ है। विशेषज्ञ जून में चौथी लहर की भविष्यवाणी कर रहे हैं और इसलिए सरकार ने भी इंतजामों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के समयपुर बादली की। सीवर लाइन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए घंटों मशक्कत जारी रही। दरअसल यहाँ MTNL की लाइन डालने के लिए 3 कर्मचारी सीवर में उतरे, लेकिन अंदर ही फंस गए। एक रिक्शा चालक ने ये सब देखा तो वो भी मदद के लिए सीवर लाइन में उतर गया, लेकिन खुद भी फंस गया। अभी फिलहाल हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर में मौजूद हैं। यहाँ पर शाम को फायर ब्रिगेड को ये सूचना मिली कि 3 लोग जो सीवर लाइन है उसमें गिर गए हैं। उसके बाद एक रिक्शे वाले भी उनको बचाने के लिए नीचे उतरता है और फिलहाल अभी रेस्क्यू का पूरा ऑपरेशन चल रहा है। चारों लोग के बारे में कहा जा रहा है कि सीवर लाइन के अंदर बने MTNL के जाल पर अटके हुए हैं। अभी NDRF की टीम मौके पर मौजूद है और उनके कर्मचारी आप देख सकते हैं कि ये पूरी तैयारी कर रहे हैं नीचे जाने की और लोगों को बाहर निकालने की। पुलिस को खबर की गई। मौके पर आनन फानन में दिल्ली पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीम पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। रस्सी के सहारे सीवर में फंसे लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन सब कोशिशें नाकाम रही। आखिर में सीवर चैम्बर को JCB लगाकर तोड़ा गया, सरिया काटी गई। उसके बाद NDRF की टीम सीवर में उतर सकी। पहले पानी को निकाला। पानी निकालने के बाद में हमने फिर दोबारा सर्च किया और तो बॉडी मिली, वो भी डेब्रिज के अंदर थी। डेब्रिज को क्लियर किया गया, फिर उसके बाद ही बॉडी को निकाला। कि जो हम लोगों ने जो चारों बॉडी को निकाला है और उनकी हालत को देख के तो वो कह सकते हैं कि वो डेड बॉडी थी
और उनके जिंदा रहने की कोई संभावना नहीं है। 4 से 5 घंटे के आसपास हम लोगों ने कंटिन्यू ऑपरेशन किया और उसके बाद ही ये ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया जा सका। काफी मशक्कत के बाद चारों लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। अभी फिलहाल यही आशंका जताई जा रही है कि जो सीवर के अंदर गैस रहती है उसकी वजह से यह हादसा हुआ है। कैमरा पर्सन रवीश पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। डीजल 92 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें पिछले 9 दिन में 8वीं बार बढ़ी हैं। इस तरह 8 दिन में पेट्रोल 5 रुपए 20 पैसे और डीजल 5 रुपए 35 पैसे तक महंगा हुआ है। एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। पिछले 9 दिनों में ये 8वीं बार बढ़ोतरी हुई है। कल के मुकाबले आज एक बार फिर पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस समय आप देखिए किस तरह से जो पेट्रोल के दाम है वो 101.01 रुपए पर पहुंच चुके हैं और जो डीजल के दाम है वो 92 रुपए और 27 पैसे पे पहुंच चुके हैं। और कल के मुकाबले दोनों ही चीजों में 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। लगातार जो बढ़ोतरी हो रही है उससे काफी ज्यादा आम इंसान और उसकी जेब पर असर पड़ रहा है। सर क्या नाम है आपका? मेरा सुधीर। तो एक हफ्ते पहले तक के क्या हाल था, कितना पेट्रोल भरवा रहे थे, आज कितना लग रहा है? पहले तो मैडम ऐसा था कि हम 100 रुपए का 150 का भरा रहे थे, आज टंकी फुल करवाइए कि रोज रेट बढ़ रहे हैं। शॉर्ट मतलब कि खर्चे कम कर दिए, सारे परचेज वगैरह सारी बंद कर दी है। बस ये है कि रोटी जीवन का हिसाब किताब चल रहा है। और अब बात रूस और यूक्रेन युद्ध की कर लेते हैं विस्तार से। देखिए, रूस और यूक्रेन के बीच जंग का आज 35वां दिन है। अब दोनों देश इस खूनी लड़ाई से थक गए हैं और यही वजह है कि अब बातचीत की कोशिशें और तेज हो गई हैं और इसके नतीजे भी अब सामने आने लगे हैं। तुर्की के इस्तांबुल में जब रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि आमने सामने बैठे तो माहौल गर्म था। मीटिंग को लेकर दोनों देशों ने कोई गर्मजोशी नहीं दिखाई, हाथ तक नहीं मिलाया। लेकिन कई घंटे मंथन के बाद जो नतीजे निकले उससे दुनिया ने राहत की सांस ली। जंग के मैदान से बातचीत की मेज पर आई यूक्रेन ने रूस के सामने प्रस्ताव रखा। सुरक्षा गारंटी मिले तो तटस्थ रहेंगे, किसी सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं होंगे, अपनी धरती पर विदेशी सेना को बेस नहीं बनने देंगे, परमाणु हथियार हासिल नहीं करेंगे, डोनबास और क्रीमिया पर दावा नहीं करेंगे। रूस भी यूक्रेन के यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का विरोध नहीं करेगा। यूक्रेन के इस प्रस्ताव पर रूस की तरफ से भी सकारात्मक पहल की गई। बातचीत के दौरान ही रूस के उप रक्षा मंत्री अलेक्जेंडर फोमिन ने कहा कि रूसी सुरक्षा बल कीव और चेरनीहिव की दिशा में सैन्य गतिविधियों में कटौती करेंगे। इसके बाद ही कीव से रूसी सैनिकों के पीछे हटने की खबर भी आई। रूस और यूक्रेन के बीच हुई इस बातचीत में 2 लोग मुख्य मध्यस्थ के तौर पर नजर आए। पहले तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप ताइयप एर्दोगान और दूसरे रूसी अरबपति और यूरोप के मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी के मालिक रोमन अब्रामोविच। बातचीत से पहले अब्रामोविच को लेकर अफवाह उड़ी थी कि इन्हें बेलारूस में हुई पिछली बैठक के दौरान जहर देकर मारने की कोशिश की गई, लेकिन रूस ने तुरंत खंडन करते हुए इसे पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा बताया है। इस्तांबुल में हुई बैठक में अब्रामोविच बिल्कुल सही सलामत दिखे। अब्रामोविच को पुतिन का करीबी माना जाता है, इसलिए इनकी मौजूदगी का मतलब था कि बैठक पर पुतिन सीधी नजर रख रहे थे। अब यूक्रेन ने जो प्रस्ताव रूस के सामने रखा है उस पर पुतिन राजी होते हैं तो जल्द ही जेलेंस्की और पुतिन की आमने सामने मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका इस बातचीत को संदेह की नजर से देख रहे हैं। ब्रिटेन समेत नेटो के तमाम देशों ने भी कहा है कि अगर पुतिन युद्ध विराम के लिए राजी भी हो जाते हैं तो रूस का लगा प्रतिबंध नहीं हटने वाला। पश्चिमी देश दावा करते हैं कि उन्हीं प्रतिबंधों की वजह से रूस बातचीत के लिए तैयार हुआ है, इसलिए रूस पर दबाव बनाए रखना चाहिए। तो पिछले 34 दिनों में लड़ाई ने जो तबाही मचाई है उसका भी जिक्र करना बेहद जरूरी है। रूस के नुकसान पर यूक्रेन का दावा और यूक्रेन के नुकसान पर रूस का क्या दावा है ये आपको हम दिखाते हैं। इन दावों के मुताबिक रूस के 16,600 जवान मारे गए हैं, जबकि यूक्रेन के 14,000, रूस के 121 जहाज मार गिराए हैं, तो जबकि यूक्रेन के 123 जहाज मार गिराने का दावा है। रूस के 127 हेलीकॉप्टर नष्ट हुए हैं इस दौरान, तो वहीं रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के 74 हेलीकॉप्टर तबाह हुए हैं। रूस के 56 ड्रोन शॉट डाउन हुए हैं, तो यूक्रेन के 309 ड्रोन शट डाउन हुए हैं।
रूस के 2246 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह हुई हैं, यूक्रेन की 1721। रूस की 294 तोपें और मोर्टार नष्ट हुए हैं, जबकि यूक्रेन की 721। रूस की 1144 सैन्य गाड़ियां हमलों में बर्बाद हुई हैं, तो यूक्रेन की 1568। दोनों ही तरफ से ये दावे किए गए हैं और अगर ये दावे सच हैं तो ये माना जा सकता है कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस युद्ध में काफी बड़ा नुकसान दोनों ही देश झेल रहे हैं। तो भले ही रूस और यूक्रेन के बीच तनाव कम हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया में जो अस्थिरता का माहौल बना है वो भी ठीक हो चुका है। इन सब के बीच भारत की जो भूमिका है वो बेहद अहम रहने वाली है। इसका अंदाजा आपको इस बात से हो जाएगा कि दुनिया भर के कई बड़े नेताओं का दौरा भारत में होने वाला है। तो कौन कौन भारत का दौरा करने वाले हैं वो आपको बताते हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आने वाले हैं। इसके अलावा ब्रिटेन की विदेश मंत्री एलिजाबेथ ट्रस भी भारत आ रही हैं। साथ ही इजराइल के पीएम भी भारत आने वाले थे, लेकिन उन्हें कोरोना हो गया, जिससे उनका ये दौरा टाल दिया गया। ये दौरे इसलिए भी बेहद अहम हो जाते हैं क्योंकि युद्ध के बाद कई नए समीकरण बने हैं। इसमें हथियारों की खरीद बिक्री, कारोबार और मुख्य तौर पर तेल की आपूर्ति शामिल है। और चूंकि भारत की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए ना तो रूस और ना ही दूसरा कोई देश इस मौके को छोड़ना चाहेगा। पाकिस्तान में सत्ता का खेल वाकई दिलचस्प हो गया है। आखिरी ओवर तक लड़ने की जिद पर अड़े इमरान ने विपक्ष पर ऐसा बाउंसर मारा है कि विपक्ष को भी तारे नजर आ रहे हैं। इमरान खान ने अपने सभी सांसदों को चिट्ठी लिखकर सख्त हिदायत दी है कि उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई भी सांसद सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग न करे। यहां तक कि पीटीआई के सांसदों को मतदान वाले दिन सदन में आने से भी रोका गया है। ऐसा करके इमरान खान ने विपक्ष की मुसीबत भी कुछ बढ़ा दी है। अब विपक्ष को इमरान की पार्टी या उनके सहयोगी दलों से कुछ सांसद तोड़कर सरकार गिराने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 172 सांसद जुटाने होंगे। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये कि पाकिस्तान के संविधान के आर्टिकल 63A के मुताबिक अगर किसी भी पार्टी का सांसद अपनी पार्टी के व्हिप के खिलाफ जाता है तो उसकी सदस्यता जा सकती है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इमरान से नाराज चल रहे सांसद अब इस हिदायत के बाद क्या करते हैं। पाकिस्तान की संसद में कल से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू होगी और 3 दिन बाद यानी 3 अप्रैल को बहुमत परीक्षण होगा। विपक्ष इमरान की पार्टी के 2 दर्जन से ज्यादा सांसदों को तोड़ने का दावा कर रहा है, लेकिन इमरान भी झुकने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान के इतिहास में अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से बेदखल नहीं किया गया है और खान इस चुनौती का सामना करने वाले तीसरे प्रधानमंत्री हैं। बंगाल में एक बार फिर बीजेपी और टीएमसी आमने सामने आ गए हैं। बंगाल हिंसा को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है, तो वहीं टीएमसी नेताओं के बयानों ने अपनी ही पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। इसी सियासी खींचतान के बीच सीएम ममता तीसरे मोर्चे की कवायद में भी जुट गई हैं। इस रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बंगाल हिंसा पर सियासी तलवारें खींची हैं, तो बंगाल उपचुनाव में बवाल ही बवाल दिख रहा है। वीरभूमि हिंसा मामले को लेकर बीजेपी टीएमसी पर हमलावर है, तो टीएमसी नेताओं के बयानों ने भी सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी ने अब मेगा प्लान तैयार किया है। ममता ने सोनिया गांधी समेत गैर बीजेपी मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी, बीजेपी के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। आरोप लगाया कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस अपील पर ममता को एनसीपी चीफ शरद पवार का समर्थन मिला है। जिस तरह सेंट्रल एजेंसी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इस बारे में मिलकर बैठकर कुछ बहस करके आगे की कोई नीति तैयार करने की आवश्यकता है और इसलिए आप लोग इनिशिएटिव लीजिए। तो ठीक है, उन्होंने किया, हम लोग बात करेंगे कल पार्लियामेंट में। बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर विपक्षी एकजुटता का शंखनाद किया जा रहा है। बंगाल की पांडवेश्वर विधानसभा सीट पर 12 अप्रैल को चुनाव है, लेकिन इस बीच टीएमसी नेताओं के वीडियो ममता के लिए परेशानी बन रहे हैं। बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी विधायक नरेन चक्रवर्ती का एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो बीजेपी समर्थकों को धमका रहे हैं। আপনি ভালোভাবে থাকুন, ব্যবসা করুন, বাণিজ্য করুন, চাকরি করুন, আমরা আপনার সঙ্গে আছি। इसे लेकर बीजेपी ने टीएमसी विधायक की गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही दिल्ली में केंद्रीय चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है।
टीएमसी के विधायक नरेंद्र चक्रवर्ती एक कार्यकर्ता सम्मेलन में जिस प्रकार से वो धमकी दे रहे हैं, जिस भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा दरअसल उनकी नहीं है। वो भाषा टीएमसी का ग्रामर है। वो भाषा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का मूल विचार है। बंगाल हिंसा को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी सांसदों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में पीएम आवास पर कल सुबह ये मीटिंग होगी। आज बंगाल हिंसा को लेकर बनाई गई बीजेपी की केंद्रीय कमेटी पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने जा रही है। सुबह 11 बजे बंगाल हिंसा पर वो अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष को देगी। दूसरी तरफ बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने सीएम ममता बनर्जी को चर्चा के लिए बुलाया है। पूर्वोत्तर भारत में शांति की आज नई सुबह। 50 साल से जिस मुद्दे को लेकर असम और मेघालय के लोग आपस में झगड़ रहे थे, उस झगड़े को सुलझा लिया गया। इसका श्रेय जाता है गृह मंत्री अमित शाह को। पूर्वोत्तर में शांति की बड़ी पहल, असम मेघालय के बीच हुआ समझौता। 50 साल पुराने सीमा विवाद पर लगा विराम। गृह मंत्रालय में हुई इसी बैठक में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के सीएम कॉनराड कोंगकल संगमा ने ऐतिहासिक करार कर दस्तखत किए। और आज एक और 50 साल पुराना विवाद समाप्त इस समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ ही हुआ है। जो 12 पॉइंट डिस्प्यूट्स के थे, वो 12 पॉइंट में से 6 पॉइंट पर असम और मेघालय के बीच में समझौता हुआ है। और सीमा की लंबाई की दृष्टि से देखें तो करीब करीब 70% सीमा आज विवाद मुक्त हो गई। असम मेघालय के बीच ये सीमा विवाद इतना जटिल था कि इसे लेकर कई बार दोनों राज्यों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, जब मेघालय को असम से अलग कर दिया गया था। नया राज्य बनाने के लिए हुए समझौते में सीमांकन के दौरान ही कई इलाकों को लेकर विवाद सामने आए थे। 14 मई 2010 को असम के कामरूप की सीमा से सटे पश्चिमी खासी हिल्स के लैंगपीह में असम पुलिस के जवानों की गोलीबारी में खासी समुदाय के 4 ग्रामीण मारे गए थे, जबकि 12 घायल हो गए थे। 26 जुलाई 2021 को अब तक की सबसे भीषण हिंसा हुई थी, जिसमें असम पुलिस के 6 जवानों की मौत हो गई थी और दोनों राज्यों के लगभग 100 लोग और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। अब समझौते के बाद गृह मंत्री ने समझाया कि क्यों जरूरी था। मित्रों, जब तक विवाद नहीं सुलझता, सशस्त्र जितने भी ग्रुप हैं इनका सरेंडर नहीं होता, नॉर्थ ईस्ट का विकास संभव नहीं है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने इस विवाद को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। उस समय कांग्रेस कुड हैव रिजॉल्व दैट कि भाई असम का पूर्व पश्चिम दक्षिण कहाँ होगा, लेकिन जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल बना उसमें कांग्रेस उस समय का कांग्रेस सरकार ने इसको वेग रख के सलाह किया। मुझे बहुत खुशी है कि दोनों स्टेटों ने 6 लोकेशंस में 12 में से 6 लोकेशन में हम लोग आज एक सोल्यूशन में पहुंचे हैं और एक एग्रीमेंट हम लोगों ने आज साइन किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हम लोग बाकी 6 लोकेशंस में भी हम लोग एक समाधान में और एक समझौते में हम लोग पहुंच पाएंगे। इस समझौते को लेकर भले ही असम और मेघालय के बीच 70% सीमा विवाद को सुलझाने का दावा भले ही किया जा रहा हो, लेकिन सच्चाई यही है कि विवादित 6 मुद्दे अभी भी बाकी हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के एक आला अधिकारी ने कहा कि इन मुद्दों पर बातचीत करने के लिए दोनों राज्यों के बीच बातचीत लगातार जारी रहेगी और आने वाले समय में इन मुद्दों को भी सुलझा लिया जाएगा। और अब बात फिल्म कश्मीर फाइल्स की कर लेते हैं, जिस पर देश भर में सियासत में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला तो आप विधायक सौरभ भारद्वाज अब एक नया विवादित बयान दे गए। लेकिन इस सियासी शोर के बीच कश्मीरी पंडितों के दिल में क्या है, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कह रहे हैं कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो, अरे यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी। टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो? इतना ही तुमको शौक है, विवेक अग्निहोत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा, सारी पिक्चर फ्री है, सारे जने देख लेंगे एक दिन के अंदर। टैक्स फ्री की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी की प्रॉब्लम यह है कि उन्हें कश्मीर फाइल्स की चिंता है, उन्हें कश्मीरी पंडितों की चिंता नहीं है।
फिल्म कश्मीर फाइल्स पर दिए गए बयानों ने सियासी गलियारों में ऐसा बखेड़ा खड़ा किया कि कई राज्यों में सियासी हलचलें शुरू हो गई। बीजेपी इसे लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। दिल्ली से लेकर कश्मीर तक सीएम केजरीवाल के बयान की निंदा की जा रही है। दिल्ली विधानसभा में टैक्स फ्री करना है या नहीं, इस विषय को लेकर जब चर्चा हो रही थी, टैक्स फ्री करना नहीं करना ये प्रेरोगेटिव दिल्ली विधानसभा और अरविंद केजरीवाल जी का है, किंतु जीनोसाइड के ऊपर उसका मजाक बनाना, ठहाका मार के पूरा विधानसभा हंस रहा हो और जिस प्रकार का एक चित्रण पूरे विश्व के सामने और पूरे हिंदुस्तान के सामने गया है, वी ऑल हैव बीन शेम्ड। मुझे तो विश्वास भी नहीं हो रहा है कोई ऐसे कह सकता है। जो दिल्ली विधानसभा के अंदर आपके जो एमएलएज हैं, मंत्री हैं, उनको कश्मीरी पंडितों के ऊपर हंसी आई इस प्रकार से, बहुत ही निंदनीय। श्रीमान अरविंद केजरीवाल को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। श्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को कश्मीरी पंडितों से माफी मांगनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों के जख्मों पर नमक छिड़का है। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के बयान को कश्मीरी पंडितों का अपमान बताया है, तो इस पर आपने भी पलटवार किया। आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने गंभीर आरोप लगाया, कहा कि बीजेपी पंडितों का एनकाउंटर करवाती है। इन्होंने कुछ नहीं किया कश्मीरी पंडितों के लिए। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या, इन्होंने पंडितों के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ उनके खिलाफ साजिशें की हैं, यूपी में उनके एनकाउंटर कराए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी ने भी फिल्म के जरिए बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। उस समय वीपी सिंह हुकूमत में थे, भारतीय जनता पार्टी का वीपी सिंह के सरकार को समर्थन, मुफ्ती मोहम्मद हो नहीं सकते। वहाँ गवर्नर कौन थे ये सबको मालूम है। और जिससे आज जो इशू बनाने के लिए कोशिश जो हो रही है, इसकी जिम्मेदारी वो नज़रअंदाज कर नहीं सकते। 7-8 साल से तो आपकी सरकार है, तो उसमें क्या किया मुझे नहीं पता। और ये तो देखिए पिछले 2 या 3 साल से तो जम्मू कश्मीर में भारत सरकार का ही राज है। वहाँ तो कोई असेंबली तो है नहीं, ये तो एक तरीके से डायरेक्ट भारत सरकार का राज है। तो नरोत्तम जी मध्य प्रदेश के लोगों को कहाँ सेटल करते हैं, वहाँ जो भी विस्थापित आए हैं कश्मीर के, उसको छोड़े, पहले भारत सरकार से तय तो करें, उनसे पूछने में 8 साल क्यों नहीं कुछ किया। मध्य प्रदेश के इंदौर में कश्मीरी पंडित संजीव कुमार रहते हैं। संजीव कहते हैं कि वो वापस लौटना चाहते हैं, लेकिन सुरक्षा की गारंटी कौन देगा। सबसे बड़ी जो अभी पॉइंट है कि वो सुरक्षा का है। 89 से पहले पोजीशन थी रहने की हमारी कि 5 घर इस गांव में, 5 घर उधर, 5 घर इधर, तो उसमें गारंटी कौन देगा हमारी? भाई हम कैसे रह पाएंगे वहाँ पे? हम लोग आज की तब तो हम 4-5% थे, आज मुझे लगता है जाएंगे तो 2-3% से ज़्यादा वापस नहीं जाएंगे। तो 2-3% अपना बचाव कैसे करेंगे वहाँ? हम वहाँ से यहाँ तो आ गए, यहाँ हमने स्ट्रगल तो करा, मेरे बच्चों ने वो स्ट्रगल नहीं देखा, मैंने स्ट्रगल करा और मैं यहाँ तक आ गया 2 मिनट के लिए। अब मेरे में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं वापस जाके वही स्ट्रगल वापस करूँ। अपनी जमीन, अपने घर लौटने की ख्वाहिश तो है, लेकिन सुरक्षा की बात पर कदम रुक जाते हैं। दूसरी तरफ तमाम दलों की कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी शुद्ध राजनीति से जुड़ी दिख रही है। और अब बात बिहार की, जहां फिर से बीजेपी और जेडीयू आमने सामने है और इस बार एक बीजेपी विधायक के बयान से जेडीयू को मिर्ची लग गई है। यह बयान ऐसा है जो नीतीश को भी कर सकता है नाराज। लेकिन जो हमारी स्थिति है बिहार में, मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। सुझाव मांगा जाएगा तो मैं तो तारकिशोर जी से बहुत खुश रहता हूँ, बहुत काम करते हैं। ऐसे बड़बोले नेता जो अनाप शनाप का बयान देते हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार वासियों की सेवा कर रहे हैं। ये है बिहार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बीजेपी विधायक विनय बिहारी, जिनके एक बयान से बिहार एनडीए में सियासी भूचाल आ गया है। विनय बिहारी ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत में कहा कि बिहार में बीजेपी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जनता दल यूनाइटेड जो है इस पोजीशन में है कि उसके बगैर सरकार चलाना संभव नहीं है, और इस बात को बीजेपी के भी लोग जानते हैं और जदयू के भी लोग जानते हैं। लेकिन जो हमारी स्थिति है बिहार में, मुझे लगता है कि मेरा अपना सीएम होना चाहिए। विनय बिहारी यही नहीं रुके, बीजेपी के सीएम का नाम भी आगे कर दिया। सुझाव मांगा जाएगा
तो मैं तो तारकिशोर जी से बहुत खुश रहता हूँ, बहुत काम करते हैं, लेकिन चूंकि शीर्ष नेतृत्व ही इस पर कुछ बोल सकता है, मुझे बोलने का मौलिक राइट नहीं है। पूर्व मंत्री एवं बीजेपी विधायक विनय बिहारी के इस बयान के बाद बिहार एनडीए में बवाल मच गया है। जेडीयू ने विनय बिहारी के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उन पर कार्रवाई की मांग की है। जनता दल यूनाइटेड एवं बीजेपी का एक नेचुरल अलायंस है और यह अलायंस आज से नहीं लंबे वर्षों से चला आ रहा है। बीजेपी के कुछ बड़बोले नेता द्वारा कुछ इस तरह का बयान देना जो गठबंधन को नुकसान पहुंचाता हो, जनता के बीच कंफ्यूजन पैदा करता हो, मुझे लगता है यह कतई उचित नहीं है। बिहार में जब से मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी का बीजेपी में विलय हुआ है और बीजेपी 77 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी है, तभी से बीजेपी में अंदर खाने अपना सीएम बनाने की बात हो रही है। लेकिन बीजेपी ये भी जानती है कि नीतीश पाला बदलने में माहिर है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से जो आ रही है। पाकिस्तान के सियासी संकट के बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान खान सरकार की विदाई तय है। इमरान खान की विदाई तय हो गई है। पाकिस्तान की करीब 4 साल पुरानी इमरान खान की सरकार की विदाई अब लगभग तय मानी जा रही है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी नाता तोड़ दिया है। उसने अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में विपक्ष के साथ देने का ऐलान कर दिया है। एमक्यूएम के 7 सांसद हैं। इससे विपक्ष का हाथ मिलने के बाद विपक्ष को बहुमत के लिए जरूरी 172 सांसद मिल जाएंगे। तो पाकिस्तान में इमरान खान की विदाई तय हो गई है। बॉलर चाहे जितना तिकड़मबाज हो, लेकिन अगर उसके हाथ में बॉल ही गड़बड़ आ जाए तो वो क्या करेगा। इन दिनों 3-5 कर रहे पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को 3 तारीख को ही अब पता चलेगा कि क्या उनकी ये बॉल कोई करामात दिखा पाएगी या उन्हें मैदान से बाहर कर देगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।